हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब्स। स्वागत करता हूं आप लोग का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी वाइब्स में। देखिए, इससे पहले का जो हमारा लेक्चर था वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, मगध साम्राज्य का पार्ट 11 में हम लोगों ने डिस्कस किया था मौर्य राजवंश की प्रशासन व्यवस्था, या फिर कह सकते हैं वहाँ की सामाजिक स्थिति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और जितने भी यहाँ पर मतलब आर्थिक स्थिति कैसी थी इनकी, इन सब का क्या हम लोगों ने जिक्र पहले के वीडियो में कर लिया है। तो आज की हमारी वीडियो है क्या, मौर्य राजवंश के हमारा पार्ट 7 है। यहाँ पर क्या कर देंगे, हम आज मौर्य राजवंश को बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा क्या, मौर्य राजवंश की प्रशासन व्यवस्था या फिर आर्थिक व्यवस्था, या हम कह सकते हैं कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो उसी तरह से आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, मौर्य कलाकृति के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो देखिए, बात करते हैं हम कला की। तो मौर्य राजवंश में क्या हो जाता है, कला का पुनर्विकास हो जाता है। कला का पुनर्विकास हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया था, पत्थरों का प्रयोग हो गया था। यहाँ पर पत्थरों का प्रयोग होने लग गया था, जिससे क्या हुआ, कला में क्या है, स्थायित्व आने लग गया था। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर पत्थरों का प्रयोग होता था, साथ ही साथ में ऐसी ऐसी कलाकृतियाँ यहाँ पर होने लगी जिनको हम आज के टाइम पर भी यूज कर रहे हैं। जैसे भारत में अगर हम बात करें सारनाथ स्तंभ की, तो सारनाथ स्तंभ की बात करें तो वो आज क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है, 4 सिंगों वाला जिसको हम कहते हैं। ठीक है भैया, तो ये था हमारा क्या, कला का पुनर्विकास हुआ मौर्य राजवंश में। उसके बाद अगर बात बताऊं, वहां पर क्या पत्थरों का प्रयोग होने लग गया था। दूसरी चीज हम यहाँ पर क्या है, अशोक से संबंधित जितने भी हमारी कलाकृतियां हुई है ना, जैसे स्तंभ हो गए, स्तूप हो गए, तो उनका भी हम क्या यहाँ पर जिक्र करेंगे। और जो ये शिलालेख हुए हैं ना यहाँ पर, जो ये अशोक से संबंधित कलाकृति है, ये उसके बाद की टाइम की बात है, जब कलिंग का युद्ध हो गया था। कलिंग के युद्ध में आप लोग जानते हैं, जब अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और वो क्या है, धम्म के मार्ग पर चल दिए थे। तो देखिए, बात करते हैं हम यहाँ पर शिलालेखों की। कुल शिलालेखों की अगर मैं बात करूं तो शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है, 14, यानी कि 14 है, जिनकी खोज किसने की थी, 1750 ईस्वी में पी फैनकलर ने की थी। खोज किसने की थी, शिलालेख की पी फैनकलर ने 1750 ईस्वी में। और पहली बार ये शिलालेख कब पढ़े गए थे, 1837 ईस्वी में, यानी कि 1837 बीसी में इनको पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ये क्या था हमारा शिलालेख। अगर बात करूं मैं इनमें से मतलब कुछ इम्पोर्टेंट्स है जो एग्जाम्स के नजरिए से देखे जाते हैं। तो सबसे पहला जो शिलालेख है, यानी कि प्रथम शिलालेख, उसमें क्या चीज दिखाई गई है, उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, पशु बलि की निंदा, यानी कि वह शिलालेख किससे रिलेटेड है कि उस टाइम पर क्या है, पशुओं की बलि दी जाती थी। तो उस चीज पर रोक लगाने के लिए क्या किया, अशोक ने शिलालेख का निर्माण करवाया, जिस पर क्या किया गया, पशु बलि की निंदा की गई और पशु हत्या पर रोक लगाई गई वहां पर, क्योंकि अशोक धर्म के मार्ग पर चले गए थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर चौथा शिलालेख, ठीक है, चौथा शिलालेख हमारे रिलेटेड है किससे, धर्म घोष से। धर्म घोष से, यानी कि यहाँ पर क्या होता था, धर्म के आधार पर शासन स्थापित होने लगा था। धर्म के आधार पर क्या होने लग गया था, शासन स्थापित होने लग गया था। पांचवा है यहाँ पर क्या, धर्म महामात्रों की नियुक्ति। धर्म महामात्रों की नियुक्ति, यानी कि यहाँ पर क्या, ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी या फिर ऐसे अधिकारी होते थे जिनकी नियुक्ति की जाती थी, जो क्या करते थे, अलग अलग क्षेत्रों में घूम घूम कर क्या करते थे, धर्म का प्रचार करते थे, यानी कि धार्मिक प्रचार करते थे। इस चीज का जिक्र हमको कहाँ पर मिला, 5वें शिलालेख में। उसके बाद हमारा क्या, 7वां शिलालेख। 7वें शिलालेख में हम यहाँ पर जिक्र करते हैं तीर्थ यात्रा का उल्लेख। अशोक ने जितने भी तीर्थ यात्राएं की, उनका सबका उल्लेख कहाँ पर मिलता है हमको, 7वें शिलालेख में मिलता है। उसके बाद है यहाँ पर क्या, 13वां शिलालेख। ये क्या, 13वां शिलालेख कौन सा है, इसमें क्या वर्णित है, कल एक तो कलिंग युद्ध, यानी कि जो अशोक का कलिंग को युद्ध हुआ था और वहां पर जो उसका हृदय परिवर्तन हुआ था, उस चीज से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो हमको मिलती है कहाँ पर, 13वें शिलालेख में। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जो ये यहाँ पर हमारे शिलालेख हुए हैं, इन शिलालेखों की अगर मैं लिपि की बात करूँ, किस लिपि में ये लिखे गए हैं, तो कुछ सबसे ज्यादा तो है जो वो लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में, सबसे ज्यादा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। उससे कम अगर मैं बात करूँ तो खरोष्ठी लिपि और ग्रीक और आरमाइक लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि ज्यादातर इंडिया में यूज हुई। उसके बाद खरोष्ठी लिपि अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में ज्यादा यूज होते थे उस टाइम पे, और दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी ये कौन सी, खरोष्ठी लिपि। और जो ग्रीक और आरमाइक लिपि थी, ये कहाँ की थी, यूनान क्षेत्रों से संबंधित
थी। तो ये तो क्या थे, शिलालेख। अशोक से रिलेटेड जो भी कलाकृति थी उनका हम जिक्र कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर जिक्र कर लिया है किसका, शिलालेख का। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जिक्र करते हैं किसका, स्तंभ का। स्तंभ, अशोक के द्वारा कुल 7 स्तंभों का निर्माण करवाया गया है भैया। इस चीज की जानकारी आपको पहले भी मिल गई होगी कहीं से भी, ठीक है भैया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर टॉपिक है क्या, स्तंभ। स्तंभ, अगर मैं कुल स्तंभों की संख्या बताऊं आप लोगों को कितनी है, तो वो है कितनी हमारी, 7। स्तंभों की कुल संख्या 7 होती है। और स्तंभ कैसे होते हैं, ये क्या होता है, एक खंबे के ऊपर, यानी कि बहुत सारे खंबे होते हैं, उनके ऊपर क्या एक आकृति सी बना दी जाती है किसी भी पशु की, तो उसको हम क्या कह देते हैं, स्तंभ क्या कह देते हैं। और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो, वो कौन सा हमारा अशोक के द्वारा बनाया गया, कौन सा, सारनाथ का स्तंभ। सारनाथ स्तंभ बनाया गया है अशोक का। यहाँ पर ये क्या है, सबसे प्रसिद्ध है और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी इसको ही माना जाता है। ठीक है भैया, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, अशोक स्तंभ से लिया गया कौन सा, सारनाथ स्तंभ, जो कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी माना जाता है। और इसमें क्या है, हमारे क्या है, 4 सिंह है। ठीक है भैया, 4 सिंह है। और जब हम एक साइड से इसको देखते हैं ना, तो हमको सिर्फ 3 सिंह नजर आते हैं, जो कि इसकी विशेषता है। मतलब चारों साइड में इसकी एक एक क्या है, शेर की आकृति है, सिंह कह सकते हैं हम उसको। ठीक है भैया। और उसके नीचे अगर मैं बात करूँ, ये जो 4 सिंह है ना हमारे, इनके नीचे अगर मैं बात करूँ, क्या है, घोड़ा, हाथी, सिंह और बैल की आकृति है। किन किन की आकृति है, घोड़ा, हाथी, बैल और सिंह की आकृति है। ठीक है भैया, सिंह की आकृति है। किसके नीचे, जो ये 4 सिंह है ना, मैंने आपको बताया ना क्या है, खंभों के ऊपर खड़े हुआ करते हैं। ठीक है भैया, खंभों के ऊपर होते हैं, इनके ऊपर क्या होते हैं, पशु की आकृति हुआ करती है। तो क्या था यहाँ पर, 4 सिंह तो ऊपर हो गए, तो इनके नीचे जो ये, इसको एक तरफ से नाम दे देते हैं, एक नंबर प्लेट। तो इस पर किस चीज की आकृति थी, घोड़ा, हाथी, बैल और सिंह। ठीक है भैया। और अगर मैं उनके नीचे अगर मैं बात करूं, तो इनके नीचे यहाँ पर बीच में, यहाँ पर क्या है, एक चक्कर बना हुआ है। इनके नीचे बीच में क्या बना हुआ है, एक चक्कर बना हुआ है, जिसको क्या कहा जाता है, अशोक चक्र कहा जाता है। ठीक है भैया, जिसको क्या कहा जाता है, अशोक चक्र कहा जाता है। और इस अशोक चक्र में क्या है, 24 तीलियां बताई जाती है। ठीक है, इस अशोक चक्र में क्या है, 24 तीलियां है। ओके भैया, इस अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं, जो कि कहाँ पर है, हमें सारनाथ स्तंभ से मिलता है। तो ये था भैया क्या, स्तंभ सबसे इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं बस, स्तंभ से रिलेटेड। कौन सा, सारनाथ स्तंभ है, राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है। 4 सिंह सबसे ऊपर होते हैं खंभों के ऊपर। उनके नीचे मैं बात करूँ, हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह की आकृति होती है। उनके नीचे क्या होता है, चक्कर होता है, जिसको अशोक चक्र कहा जाता है। और उस चक्र में 24 तीलियां होती है। ठीक है भैया। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, स्तूप की। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट स्तूप हुए हैं अशोक की कलाकृति से रिलेटेड। ठीक है भैया, इसमें भी मतलब 1-2 ही है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, सांची स्तूप की। सांची स्तूप, ठीक है भैया, सांची स्तूप। और एक हमारा क्या, भरभूत स्तूप। भरभूत स्तूप, ठीक है भैया, एक है सांची स्तूप और एक है भरभूत स्तूप। जो हमारा सांची स्तूप है, ये कहाँ पर है, एमपी में है और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ये। ठीक है भैया, और ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अगर मैं बात करूँ, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सांची स्तूप माना जाता है। और अगर मैं बात करूँ किस चीज की, कि मौर्य काल में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए, तो लगभग 84,000 के करीब। लगभग 84,000 के करीब अशोक ने क्या किया मौर्य काल में, यानी कि अपने ही शासन काल में कितने, 84,000 स्तूपों का निर्माण हुआ। हालांकि ये बात हजम होने लायक नहीं है, लेकिन जहाँ जो भी लिखा हुआ है उसी का रिलेटेड, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर क्या है, जानकारी इकट्ठी करते हैं। उसके बाद एक आता है हमारे यहाँ पर कला में क्या, राजप्रसाद। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर क्या, एक राजप्रसाद। ये क्या होता था, राजा का महल हुआ करता था। ठीक है भैया, क्या होता था, ये राजा का महल हुआ करता था। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये हमको मिला है कहाँ से, पाटलिपुत्र से। कहाँ से मिला ये हमको, पाटलिपुत्र से प्राप्त हुआ है। और माना जाता है कि इसको किसने बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है भैया, इसको किसने बनवाया था,
चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। और इसकी एक विशेषता यह है कि यह 80 खंभों पर खड़ा हुआ है। ठीक है भैया, 80 खंभों पर ये क्या है, टिका हुआ है 80 खंभों पर। और ये भी क्या है, पत्थर का बना हुआ है, पत्थर का ही ये बना हुआ है। और इसकी छत और फर्श पर ये बात नोट करने के लायक है, कौन सी, इसकी जो छत है ना, जैसे हम कह सकते हैं जैसे ये महल है हमारा, ठीक है भैया, ये महल है और ये यहाँ पर खंबे हो गए, ठीक है भैया। तो जो इसकी छत है ना और ये इसका जो फर्श है, ये दोनों किस चीज़ से बने हुए, ये दोनों बने हुए हैं किससे, लकड़ी से। ओके भैया, ये दोनों चीज़ें बनी हुई है हमारी लकड़ी के बने हुए। तो ये थे हमारे क्या, स्तूप। सबसे ज़्यादा स्तूप तो थे हमारे सांची स्तूप और भरहुत स्तूप। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, राजप्रसाद की, जो कि राजा का महल मान जाता है। और पाटलिपुत्र से वो प्राप्त हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको बनवाया था। और यह 80 खंभों पर टिकी हुई एक इमारत कह सकते हैं या फिर एक महल कह सकते हैं। और इसकी जो छत थी और इसके जो फर्श था वो दोनों किस चीज़ के बने हुए थे, लकड़ी के बने हुए थे। उसके बाद एक बात आती है यहाँ पर क्या, लोक कला। नेक्स्ट बात है यहाँ पर क्या, लोक कला। ये देखिए मौर्य राजवंश का अंतिम लेक्चर है। इसके बाद अगर मैं इस चीज़ के, इस राजवंश से रिलेटेड अगर कुछ बताऊंगा तो जब मैं मगध साम्राज्य का पूरा एक डिटेल्ड क्लास लेकर आऊँगा तो तब इससे रिलेटेड कुछ बताऊंगा, या फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड होते हैं वहाँ पर इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या, लोक कला। लोक कला, देखिए लोक कला की अगर मैं बात करूँ, ये क्या था, आम नागरिकों के द्वारा कोई मतलब भवनों का निर्माण कर दिया जाता था और जिनमें क्या रखा जाता था, यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति रखी जाती थी। ठीक है, ये इनका निर्माण किसके द्वारा किया जाता था, आम नागरिकों के द्वारा। आम नागरिकों के द्वारा क्या कर दिया जाता था, इनका निर्माण किया जाता था। और यहाँ पर विशेष रूप से क्या हो जाता था, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ रखी जाती थी, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ यहाँ पर रखी जाती थी। प्रारंभ में क्या था, इनको क्या है, देवताओं के दूत के रूप में इनको पूजा जाता था। किसके रूप में, देवताओं के दूत के रूप में। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्हीं को देवता के रूप में पूजा जाने लग गया। ठीक है भैया, बाद में क्या हुआ, इन्हीं को देवता के रूप में पूजा जाने लग गया था। तो ये क्या था हमारा लोक कला से रिलेटेड। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा आज का क्या, अशोक के धम्म। अशोक के धम्म यानी कि धार्मिक यात्राओं से रिलेटेड है। ठीक है भैया, क्या, अशोक के धम्म। देखिए अशोक के धम्म में अगर मैं बात करूँ ना तो ये किस चीज से रिलेटेड है, जो भी मतलब धर्म प्रचार प्रसार के लिए यूज हुआ, धर्म प्रचार के लिए। ठीक है भैया, तो वहाँ पर हम किस चीज का यूज करते हैं, अशोक के जो धम्म है ना, वहाँ पर हम जिक्र करते हैं किसका, धर्म के प्रचार के लिए क्या हुआ। देखिए सबसे पहली बात तो क्या हुआ, अशोक ने क्या किया था, अपने पुत्र महेंद्र और उसकी जो एक पुत्री थी, क्या नाम था उसका, संघमित्रा। अपनी पुत्री संघमित्रा को कहाँ पर भेजा था, श्रीलंका भेजा था। ठीक है भैया, कहाँ पर भेजा था, श्रीलंका भेजा था। किस चीज के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसने और क्या किया, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पहले पढ़ चुके हम, किस चीज की नियुक्ति, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। यानी कि जो क्या करते थे, प्रत्येक 5 वर्षों में घूम घूम कर क्या करते थे, धार्मिक जागरूकता का फैलाव करते थे। क्या करते थे, धार्मिक जागरूकता बनाते थे। ठीक है भैया, धार्मिक जागरूकता फैलाने का काम किनका होता था, इन धम्म महामात्रों को होता था। और ये प्रत्येक 5 वर्षों में क्या है, चक्कर लगाते थे हर जगह, प्रत्येक 5 वर्षों में। ठीक है भैया, उसके बाद अगर मैं बात बताऊं और क्या किया, अशोक ने शिलालेख बनवाए। ठीक है, शिलालेख बनवाए। उसके बाद स्तूप बनवाए, स्तंभ बनवाए। ये भी किस चीज से रिलेटेड थे, धर्म से रिलेटेड ही थे। जब कलिंग की लड़ाई हो गई थी तो अशोक ने क्या, अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, तो उससे रिलेटेड। उसके बाद क्या था, अशोक ने खुद भी क्या है, धर्म की यात्रा की, अशोक की धर्म यात्रा। ठीक है भैया, अशोक की धर्म यात्रा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहले वो कहाँ पर यात्रा की, उन्होंने कुशीनगर की, यानी कि जहाँ पर जन्म हुआ था किनका, महात्मा बुद्ध का। उसके बाद वो गए कहाँ पर, लुम्बिनी। उसके बाद गए कहाँ पर, वो लुम्बिनी वन में।
ठीक है भैया, लुम्बिनी ग्राम है, लुम्बिनी वन के पास है। उसके बाद वो गए कहाँ पर, कपिल वस्तु, कपिल वस्तु गए। उसके बाद गए वो कहाँ पर, सारनाथ। उसके बाद गए वो कहाँ पर, सारनाथ गए। उसके बाद वो गए कहाँ पर, श्रावस्ती, श्रावस्ती में गए, जहाँ पर इनका क्या हुआ था, देहांत हुआ था। और अपने शासन के, यानी कि जब अशोक के शासन को 10 वर्ष हो गए थे, जब अशोक के शासन को 10 वर्ष हो गए थे, तो तब वो कहाँ गए थे, बोध गया, यानी कि जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उस टाइम पर उन्होंने यात्रा की थी कहाँ की, बोध गया की। और जब उसके शासन के 20 वर्ष पूरे हो गए थे, तब उसने यात्रा की थी कहाँ की, रुमीन देवी की। ठीक है भैया, रुमीन देवी की, यानी कि जो कि लुम्बिनी में पड़ता है। ठीक है भैया, लुम्बिनी में। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो। इसमें हमने क्या किया, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, अशोक के धर्म। अशोक ने धर्म के लिए मतलब क्या से क्या किया, जब उसने धर्म को अपना लिया था। सबसे पहले धर्म का प्रचार किया, अपने बेटे महेंद्र संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था धार्मिक प्रचार के लिए। धम्म मात्रों की नियुक्ति कर दी थी, जो जागरूकता फैलाते थे लोगों में। उसके अलावा उसने शिलालेख, स्तंभ और स्तूप भी बना दिए थे। उसने भी खुद भी धर्म की यात्रा की, सबसे पहले तुलसीनगर, लुम्बिनी, कपिल वस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। और फिर 10वां वर्ष था जो वहाँ पर वो बोध गए, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को क्या था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और 20वें वर्ष कहाँ गए थे, रोमिन डे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतने, आशा करूँगा कि वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हमारा क्या हो गया, मौर्य राजवंश कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, मौर्योत्तर काल। नेक्स्ट लेक्चर से हम करेंगे यहाँ पर क्या, मौर्योत्तर काल, यानी कि जो भी हमारे जितने भी मगध साम्राज्य पर राजवंश हुए, इसके बाद मौर्य राजवंश के बाद उनको हम डिफाइंड कर देते हैं। एक उस समय को हम डिफाइंड करते हैं किस नेम से, मौर्योत्तर पीरियड से, या फिर मौर्योत्तर काल से। यानी कि जैसे शुंग वंश हो गया, ठीक है भैया, कण्व वंश हो गया, फिर सातवाहन वंश हो गया। ठीक है भैया, इनको हम डिफाइन करते हैं किस रूप में, मौर्योत्तर काल के रूप में। तो इनका जिक्र हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। और हमारा पूरा रिवीजन क्लास आएगा मगध साम्राज्य का, इसमें हम सब राजवंशों का एक ही वीडियो में जिक्र करेंगे। और महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड भी एक क्लास आएगी, तो बने रहिए आप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।